करना चाहेंगे आदरणीय ओपी रावत साहब से कि जो राहुल जी ने मुद्दा उठाया और शैलेश गांधी जी ने भी जो बहुत अहम मुद्दे उठाए, उन पे आदरणीय रावत साहब अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आदरणीय गांधी जी ने उठाए हैं कि कोई भी अपना लेजिस्लेटर जब भी अपने करियर की शुरुआत इस देश में करता है तो झूठ से करता है, और ये शब्द जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले कहे थे कि विधायक या सांसद अपने करियर की शुरुआत झूठ से करता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रॉब्लम वही है कि जब तक पार्टी खर्च की सीमा तय नहीं होगी तब तक ये झूठ चलता रहेगा, इसको कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि ज्यादातर खर्चों पे कैंडिडेट का नाम नहीं होता, इसलिए वो खर्चे होते रहते हैं। खाना खिलाना है, पेट्रोल है, ये सब है, इन सब में वो पार्टी के वाहन, पार्टी की चीजें दिखाते हैं और इस तरह से हो जाता है, और वो उसका 70 लाख के अंदर ही बना रहता है। जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है जिसमें उसका अपना पोस्टर, उसका अपना वाहन, उसकी अपनी चीजें होती हैं, तो इस सुधार की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इस पर सतत प्रेशर बनाए हुए है कि साहब ये सुधार होना चाहिए। दूसरा आपने कहा है कि मैं भूल रहा हूँ, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग, आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं आपने कहा था, आपने कहा इनकम टैक्स से वेरिफिकेशन होना, इसको कहा था। ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने 2017 में इसकी शुरुआत कर दी, क्योंकि काफी लोगों ने सुझाव दिए थे कि साहब जब तक उसको चेक नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी उसमें एफिडेविट में बता देंगे अपने एसेट्स और बरी हो जाएंगे। तब इलेक्शन कमीशन ने उस समय तय किया कि नहीं, इसका इनकम टैक्स के रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन जरूरी है, और अगर डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं, तो उस पर एक्शन होना जरूरी है। तो 2017 से ये प्रक्रिया चालू है, और इसके बारे में अगर आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी। एक चीज ये जानना चाह रहे थे कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है अगर डिस्क्रिपेंसीज सामने आती हैं तो? अगर इनकम टैक्स एक्ट का वायोलेशन है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। अगर एक्सपेंडिचर की रॉन्ग रिपोर्टिंग या फॉर्मेट में गलती है तो उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन आरपी एक्ट के तहत कार्रवाई करती है। जिस कानून का वायोलेशन उसमें डिटेक्ट होता है उस कानून के तहत जो भी सक्षम प्राधिकारी है उसको वो भेजा जाता है कि आप इस पर समुचित कार्रवाई करें और इलेक्शन कमीशन को अवगत कराएं। तो बड़ी पक्की माकूल व्यवस्था बनाई गई है और एक्शन इस पर होता है, हो रहा है, और आप जानकारी चाहेंगे तो वो जानकारी आपको इलेक्शन कमीशन से मिलेगी, पर्याप्त आधार उसके आपको मिल जाएंगे। और सर अपराधिक क्रिमिनल चार्जेस की जो बात थी जिसको हम क्रिमिनल कहते हैं, हाँ, वो उसमें थोड़ा मेरा मत भिन्नता है। अगर आपके खिलाफ 100 एफआईआर में करवा दूं तो क्या आप क्रिमिनल हो जाएंगे? नहीं। हमारे देश का कानून कहता है कि जब तक आपका अपराध प्रमाणित ना हो जाए, पूरी सुनवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार, तब तक आप क्रिमिनल नहीं हैं, आप निर्दोष हैं। यहां ये फैशनेबल हो गया है कि साहब उसके खिलाफ 150 केसेस लगे हुए हैं और वो अपराधी है। ये गलत है, ये अपने देश की जो मूलभूत भावना है उसके विपरीत है। इसलिए हमारे एक्ट में पूरा प्रावधान है, छोटे से छोटे ऑफेंस की सजा पर उसे 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करने का प्रावधान है। कुछ ऑफेंसेस में 2 साल की सजा होने पर उसे डिस्क्वालीफाई करने का प्रावधान है। सारी चीजें सोची गई हैं और बहुत अच्छे कानूनी प्रावधान है कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो ऐसे में हमें जोर ये देना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और ट्रायल एजेंसीज और जुडिशरी ये अपनी व्यवस्था को इतना अच्छा सुधार लें कि 4-5 साल नहीं लगने चाहिए किसी केस के निराकरण में, 1-2 साल में निपटा देना चाहिए, ताकि वो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स उसके एस्टेब्लिश हो जाएं, प्रूवन हो जाएं, और फिर वो क्रिमिनल माना जाए। सर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो क्रिमिनल चार्जेस डिक्लेयर करने का प्रोविजन ही गलत है। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो गलत है। गलत से सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बैक किया, इलेक्शन कमीशन ने ये पहले अमेंडमेंट किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, जो गलत है। नहीं नहीं, आप सही नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल चार्जेस एंटीसीडेंट्स हैं उसका आप एफिडेविट में जिक्र कराइए, उससे उसको भी कहिए कि वो 3 मीडिया में
पब्लिश भी कराए अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, मेरा सब हो रहा है। मेरा निवेदन ये है कि ये भी एक झूठा तरीका है, क्योंकि क्रिमिनल चार्जेस तो किसी भी लग सकते हैं। जैसे आपने सही कहा कि अगर 100 एफआईआर फाइल हुए तो आप क्रिमिनल बन गए, हमने एक एफआईआर फाइल किया तो क्रिमिनल बन गए। पूरे देश के पॉलिटिशियंस को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्रिमिनल्स कहने की एक फैशन हो गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए वो इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन की बाध्यता है, और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जी, मैं माननीय रावत साहब की बात में जोड़ना चाहूंगा कि ये इलेक्शन वॉच और इस तरह के कुछ एनजीओ जो सर्वे करके और आंकड़े देते हैं, जो मीडिया में आते हैं कि भारत की संसद में या विधानसभाओं में इतने प्रतिशत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग, उसके पीछे वास्तविकता ये है कि बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जिन पे जन आंदोलनों के कारण भी, जैसे कोई एक रूलिंग पार्टी स्टेट में और अपोजिशन पार्टी कहीं प्रदर्शन कर रही है, पुलिस उसको रोक रही है, बल प्रयोग कर रही है, उस पे नेताओं पे बलवा, राजकीय कार्य में बाधा, शांति भंग, पता नहीं क्या क्या धाराएं लगा के ये राजनीतिक आधार पर मुकदमे दायर होते हैं, जो वो विरोधी दल जब सत्ता में आता है तो इनको खत्म कर देते। तो ऐसे भी आरोप वाले बहुत जनप्रतिनिधि, इन पे आपराधिक केस है, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से, धरने प्रदर्शन के कारण। कई लोग किसी की छवि जनप्रतिनिधि खराब कराने के लिए किसी महिला को पैसे देके रेप का झूठा उस पर आरोप लगा के एफआईआर करवा देते। एससी एसटी में मुआवजा पाने के लिए भी इस तरह के बहुत सारे फर्जी केस आए हैं प्रमाणित, जो कोर्ट में ज्यादातर फेल होते हैं। तो ये भी एक बैकग्राउंड है। मैं राहुल साहब से एक मार्गदर्शन होना चाहूंगा हमारी ऑडियंस से जुड़ा हुआ, कि चुनाव आयोग बहुत अच्छी पहल कर रहा है, चुनाव लगातार एक के बाद एक चुनाव सुधार करने की दिशा में, लेकिन कई मामलों में वो भारत सरकार पर निर्भर है निर्णय के लिए। तो चुनाव आयोग चुनाव सुधारों को के लिए जो जो सिफारिशें भारत सरकार को करता है, उस पहल को गति देने के लिए, उसमें सहायक बनने के लिए, और चुनाव आयोग द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधार संबंधी सुझाव लागू करने के लिए, भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए आम नागरिक किस प्रकार सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं? एक्चुअली आत्मदीप जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी रूलिंग है 1977 की, जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने आती है और उस चुनौती को निपटने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो भी फॉर्मुलेशन तैयार करेगा उस चुनौती से निपटने के लिए, वो कानून सम्मत होगा और वही मान्य होगा। और इसका सहारा लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने बहुत से सुधार कर दिए, ऑलरेडी करते जा रहे हैं, लेकिन बाध्यता वही है कि इलेक्शन कमीशन की, जहां कानून में स्पष्ट प्रावधान है। जैसे अपराधीकरण में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि इन अपराधों के लिए कोई भी सजा मिले वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इन अपराधों में 2 साल की सजा मिले तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मामलों के संबंध में आप हर चीज में के जो सुझाव थे, कहाँ अटकाजेशन है, वो सब मीटिंग रेगुलर होती है और तय होता है कि अब आगे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी हो जाए। और मैं तारीख इम्प्लीमेंट हो गया रस्म है। हमारे सर्विस वोटर हैं, इलेक्शन चुनाव में 1 से 2%, क्योंकि पोस्टल बैलेट जाना आना में 40-45 दिन लगते हैं, इतना टाइम नहीं होता, काउंटिंग हो जाती है और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उनका बैलेट तो ई पोस्टल बैलेट इलेक्शन का उसी दिन बैलेट पेपर बना के रेडीमेल तो इंस्टेंट मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, तो वो एक तरफ की जर्नी पूरी बच जाती है। और उसके बाद
जब वोटर वोट डाल दे वो स्पीड पोस्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके कि उसका पैसा हम देंगे, पोस्ट मतलब 6 दिन के अंदर उस बैलेट को रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाइए ताकि उसकी काउंटिंग हो सके। इसके अच्छे परिणाम इतने बढ़िया है, कर दिया, इम्प्लीमेंट किया इसको। तो आप सोचिए हिमाचल में 67% से बढ़ के उनका पार्टिसिपेशन एकदम 67% हो गया। तो कई सुधार बहुत जल्दी भी होते हैं, कुछ उनकी कुछ व्यवस्था भी होती है, कई कारण होते हैं जिससे कि उन्हें एक्सपेडाइट जा सके। Recording in progress. बड़ी सफलता मान्य देश बताता